बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेकंड प्रीमियम फोकस लेक्चर है। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें कवर की थी ज़रा सा मैं ब्रीफली उसको जो है वो रिकैप कर दूं। सर हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि बिजनेस करने के दो तरीके। एक है ट्रेडिंग का तरीका। ट्रेडिंग का तरीका ये कि सर आप एक मार्केट से गुड्स परचेज करें, ठीक है जी, और दूसरी मार्केट में गुड्स उठा के बेच दें, ये ट्रेडिंग बिजनेस है। ठीक है जी। इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। मैन्युफैक्चरर करता ये कि रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है, फिनिश गुड्स बनाता है और फिर बेचता है। जैसे फर्नीचर वाला बंदा है, ठीक है, जो फर्नीचर बना रहा होता है, वो लकड़ी लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फर्नीचर बना के बेच देता है। फिर हमने देखा था कि सर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि उसमें प्रोसेसेस ज़्यादा हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो हम अपने पूरे कॉस्टिंग के जो सिलेबस है उसमें फोकस करेंगे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। अच्छा जी, बहुत कम टॉपिक्स ऐसे होंगे जो ट्रेडिंग बिजनेस को फोकस कर रहे होंगे। फिर हमने पढ़ा था सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम किस तरह जो है वो चलता है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है। जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाते हैं ना तो आपको नजर आती है एक फैक्ट्री, फिर ये नजर आता है एक सेल्स डिपार्टमेंट, फिर नजर आता है एक एडमिन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, सेल्स डिपार्टमेंट उनको बेचता है और एडमिन डिपार्टमेंट सर हिसाब किताब रखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, ऑडिट करता है और हमारे लीगल मैटर्स देख रहा होता है। जब आप फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं ना तो आपको फैक्ट्री के अंदर 5 किस्म के खर्चे नजर आते हैं। 2 खर्चों को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है जी, और 3 खर्चों को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड्स कहते हैं। जो डायरेक्ट कॉस्ट है सर उसमें सबसे पहली चीज है डायरेक्ट मटेरियल। वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल है, डायरेक्ट मटेरियल है। केक में आटा ट्रेसेबल है, मैदा ट्रेसेबल है, ये मैंने सारे एग्जांपल्स दिए आपको। और सर वो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ लेकिन प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल नहीं है, जैसे केक बनाने में डीजल भी इस्तेमाल होता है, तो सर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल को हम ओवरहेड्स कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट लेबर, वो मजदूर जो बजाते खुद प्रोडक्शन कर रहा है, ये डायरेक्ट लेबर है। और वो मजदूर जो प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, जैसे सुपरवाइजर है, जैसे हमारे फैक्ट्री का चौकीदार है, हमारी मशीन सपोर्ट डिपार्टमेंट का कोई बंदा है, मैंने एग्जांपल दी थी बाकायदा। सर जैसे हमारी फैक्ट्री में कैंटीन जो मेंटेन हो रही है, वो जो ऑपरेट करता है बंदा, ये सारे इनडायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स है, ठीक है जी। अच्छा सर, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर को हम ओवरहेड्स कहते हैं। ओवरहेड्स इसके अलावा भी है, बाकी सारे खर्चे जो फैक्ट्री में इन 4 खर्चों के अलावा होते हैं वो भी ओवरहेड्स कहलाते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन की एग्जांपल मैंने दी थी मशीन की। सर हमारा रेंट है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, हमारी इंश्योरेंस का खर्चा है, मशीन्स की इंश्योरेंस है, सर हमारे स्टॉक की इंश्योरेंस है। ये सारे खर्चे हमारे पास जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं ये कहलाते हैं जनाब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। डन। अब बताएं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये डायरेक्ट कॉस्ट में आ गए, और सर हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर और अदर ओवरहेड्स ये हमारे ओवरहेड्स में आ गए। डन। फिर जी हमने ये देखा कि सर हमारे पास जो खर्चे सेल्स और एडमिन डिपार्टमेंट में हो रहे हैं उनको हम एक नाम दे देते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आज सर हमने थोड़ा सा आगे जाना है। आज हम देखेंगे जनाब कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बिहेवियर के हिसाब से। अच्छा बिहेवियर क्या होता है, देखिए इसको जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम की और एक्टिविटी की। ये वॉल्यूम और एक्टिविटी है क्या, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ सर। वॉल्यूम और एक्टिविटी क्या है, देखिए मिसाल के तौर पर सर एक फैक्ट्री की बात करते हैं। एक फैक्ट्री जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करती है ना किसी भी गुड के, मिसाल के तौर पर एक माउस बनाने की फैक्ट्री है, ये जितने माउस प्रोड्यूस करेगी हम कहेंगे जनाब ये हमारा वॉल्यूम है या ये एक्टिविटी है। एक फैक्ट्री 1000 माउस प्रोड्यूस करे, 2000 माउस प्रोड्यूस करे, 5000 माउस प्रोड्यूस करे, 10,000 माउस प्रोड्यूस करे, हम कहेंगे ये हमारा वॉल्यूम या एक्टिविटी है। ठीक है जी। तो सर इसका मतलब है फैक्ट्री की वॉल्यूम या फैक्ट्री की एक्टिविटी उसके यूनिट से गेज होती है। अच्छा बाज़ औक़ात हम एसेट्स, किसी भी एक एसेट को पिक कर लेते हैं कि यार ये एसेट है, इसकी एक्टिविटी क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर गाड़ी है, तो गाड़ी की एक्टिविटी क्या है जी, गाड़ी चलती कितनी है, कितने किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो सर फैक्ट्री की भी एक्टिविटी मेजर होती है, एसेट की भी एक्टिविटी मेजर होती है। और बाज़ औक़ात सर आप बंदों की एक्टिविटी मेजर करते हो, जैसे एक मजदूर ने कितने घंटे काम किया, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 200 घंटे, ये बंदे की एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का मतलब है सर कितना काम किया फैक्ट्री ने, किसी मशीन ने, किसी इंसान ने, इसी तरह हम सर एक्टिविटी को गेज करते हैं। ठीक है। तो आइंदा के बाद जो एक्टिविटी या वॉल्यूम का वर्ड आप सुनोगे कॉस्टिंग में, आप इसको एसोसिएट करोगे फैक्ट्री के साथ, किसी बंदे के साथ, या गाड़ी वाड़ी के साथ, किसी एसेट के साथ। ठीक है जी। आपसे एग्जामिनर कह रहा है जी एक फैक्ट्री ने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस की, ये है वॉल्यूम उसका।
एक बंदे ने 400 घंटे काम किया, ये उस बंदे की एक्टिविटी है। एक गाड़ी 300 किलोमीटर चली, ये उस गाड़ी की एक्टिविटी है। ऐसा तो एक्टिविटी का वर्ड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्टिविटी का मतलब है कितना काम किया, ठीक है सर। हम बिहेवियर का मतलब क्या है सर? अब हम देखेंगे जनाब, जब एक फैक्ट्री की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, एक फैक्ट्री में 1000 माउस बने, फिर 2000 बने, फिर 3000 बने, हाँ भाई खर्चा कितना आया? वो खर्चा वो खर्चा जो वॉल्यूम या एक्टिविटी बढ़ाने से बढ़ जाए उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री में एक केक बन रहा है, उसमें एक अंडा इस्तेमाल होता है, छोटा सा केक बनता है सर, एक अंडा इस्तेमाल होता है सर। एक अंडा आता है मिसाल के तौर पे सर 20 रुपए का, ठीक है जी। तो हमारे टोटल कॉस्ट कितनी होती है जी एक अंडे की? 20 रुपए। ऐसा हमने अपनी एक्टिविटी डबल कर दी, दो केक बनाए तो अंडे भी कितने यूज हुए? दो। अंडा अब भी कितने का आता है? एक 20 रुपए का। टोटल अंडे कितने के आ गए? 40 रुपए के। इसका मतलब है सर मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई अंडों की। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री की एक्टिविटी बढ़ने लगी, फैक्ट्री का वॉल्यूम बढ़ने लगा। अब बताओ अगर फैक्ट्री 3 केक प्रोड्यूस करेगी तो क्या अब भी 40 रुपए का खर्चा आएगा? नहीं सर, अब खर्चा आएगा 60 रुपए का। क्योंकि एक अंडा अगर 20 रुपए का है, एक अंडा अगर 20 रुपए का है तो सर अब हमारी एक्टिविटी 3 यूनिट्स की हो चुकी है। अब इसका मतलब है सर जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, अंडा तो 20 रुपए का ही है, लेकिन सर अब ज्यादा अंडे यूज होने की वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो अब एक बात बताएं सर, वो कॉस्ट जिसका बिहेवियर ऐसा है कि जब वॉल्यूम बढ़ता है, जब एक्टिविटी बढ़ती है तो वो कॉस्ट भी बढ़ती है, ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। जब वॉल्यूम डबल तो कॉस्ट भी डबल, 20 से 40 हो गई। जब वॉल्यूम 3 टाइम्स, एक यूनिट से 3 यूनिट, तो हमारी कॉस्ट भी 3 टाइम्स। इसका मतलब है सर जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जिस पेस से मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसी पेस से मेरी कॉस्ट भी चेंज हो रही है। ये कॉस्ट कौन सी कहलाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। अब बताए वेरिएबल नाम उसको क्यों दिया है? क्योंकि वेरी करती है, चेंज होती है जैसे वॉल्यूम चेंज होता है। अब बताएं सर अगर एक कॉस्ट है, सर मेरी फैक्ट्री में ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई? एक वेरिएबल कॉस्ट। सर जैसे मेरी फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन या यूनिट्स बढ़ते हैं, मजदूर ज्यादा पैसे मांगते हैं, तो लेबर क्या हो गई? सर वेरिएबल कॉस्ट। सर जब मेरी फैक्ट्री के अंदर ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं तो सर फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है, तो फ्यूल क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। सर याद रखिएगा वो सारे खर्चे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, भाड़ में गए। वो सारे खर्चे जो वॉल्यूम बढ़ाने से बढ़ते हैं हम उनको क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। सर हमारे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, हम ज्यादा यूनिट बेचेंगे, हम ज्यादा सेल्स कमीशन देंगे, तो सेल्स कमीशन भी क्या हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। यानी वेरिएबल कॉस्ट वो सारे खर्चे हो सकते हैं जो वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो जाए? इंक्रीज हो, तो हम उनको क्या नाम देते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। अब हम क्लासिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग की नहीं कर रहे हैं, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कॉस्ट की किसके हिसाब से? बिहेवियर के हिसाब से। पक्का? बिहेवियर का मतलब है चेंज कैसे आ रहा है उसमें। सर अब यहां देखें सर, छोटी सी एग्जांपल सर, एक गाड़ी 50 किलोमीटर चली, 5 लीटर पेट्रोल यूज हुआ सर, और 1 लीटर 200 रुपए का, तो कितने का खर्चा आएगा जी? 1000 रुपए का। ऐसा गाड़ी ज्यादा यूज हुई, गाड़ी सर 70 किलोमीटर चली, 7 लीटर पेट्रोल यूज हुआ। क्यों? सीधी सी बात, एक्टिविटी बढ़ी तो खर्चा भी बढ़ा। अब बताएं सर मेरा 1000 रुपए का खर्चा कितना हो गया? 1400 रुपए। सर जब मैं और ज्यादा गाड़ी चला रहा हूं तो गाड़ी चलाने की कॉस्ट और ज्यादा बढ़ रही है, मैं और ज्यादा गाड़ी चला रहा हूं तो सर खर्चा और बढ़ रहा है पेट्रोल का। तो मुझे बताएं गाड़ी चलाने में जो फ्यूल या पेट्रोल की कॉस्ट है वो क्या है? वो वेरिएबल कॉस्ट है। यानी आसान भाषा में जब हम ज्यादा काम करें और खर्चा बढ़ जाए तो वो खर्चा वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। पक्का? तो अब हमारे पास सर एक डेफिनेशन आ गई, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो वॉल्यूम बढ़ाने से बढ़ती है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ती है, जो नंबर ऑफ किलोमीटर्स बढ़ाने से बढ़ती है, जो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने से बढ़ती है। जैसे एक्टिविटी बढ़ेगी कॉस्ट बढ़ेगी। डन। अब एक छोटा सा फंक्शन अपने जहन में डाल दें सर, एग्जाम में वो आपसे कहेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालो। अब सुने सुने सर, मिसाल के तौर पे सर हमारे पास एक केक पे एक अंडा लगता है, 20 रुपए का एक अंडा आता है, 20 रुपए का। ये आगे जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अब बताएं अगर मैं 2 केक बनाऊं, 2 केक, तो मेरा कॉस्ट कितना होगा? 40।
अगर मैं सर 4 केक बनाऊं तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी सर 80। सर अगर मैं 100 केक बनाऊं तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी सर 2000। इसका मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का बड़ा आसान तरीका ये है कि आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लो और उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लो और उसको नंबर ऑफ यूनिट से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। यानी जितने ज़्यादा यूनिट बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी। यानी सर ये वो कॉस्ट है जो यूनिट्स के साथ यानी वॉल्यूम के साथ यानी एक्टिविटी के साथ इंक्रीज होती है। ऐसा है। तो सर अब गाड़ी का वाले हिसाब किताब ले लो। सर अगर गाड़ी का 5 लीटर एक लीटर सर 200 रुपये का है। 1 लीटर कितने का जी 200 रुपये का है। और मैं 5 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करूं तो खर्चा कितने का होगा 1000 का। अगर मैं 200 रुपये का 1 लीटर लेता हूं और 8 लीटर सर कंज्यूम करता हूं तो खर्चा कितने का होगा सर 1600 रुपये का। तो इसका मतलब है सर अगर आपको ये पता हो कि 1 लीटर कितने का आता है या 1 यूनिट कितने का बनता है तो आप उसको नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ लीटर से मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो। ऐसा है मेरे बच्चों। तो आप बताएं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है। सर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले लें उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। बड़ा बेसिक बच्चों वाला टुच्चा सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं पक्का जी। बढ़े आगे एक स्टेप। सर हम अपने दूसरे कॉस्ट पे जा रहे हैं दैट इज फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप जितना भी वॉल्यूम बढ़ा लो जितनी भी एक्टिविटी बढ़ा लो वो टस से मस ही नहीं होती। वो कॉस्ट अपनी जगह पे रहती है। मिसाल के तौर पर सर एक होटल का किराया जो चाय का होटल है उसका किराया आप देख लें। अभी आप जितने भी चाय के कप बना दो दबा दब चाय बना दो हजारों कप बना दो किराया अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है सर इस कॉस्ट का बिहेवियर कैसा है ये डेड है खत्म कॉस्ट है यानी हिलती ही नहीं अपनी जगह से। जो फिक्स है तो फिक्स है। अब मिसाल के तौर पर सर ARTT का कॉलेज है हमारा रेंट 1 लाख रुपए। स्टूडेंट पढ़ने आते हैं थोड़े से रेंट तब भी 1 लाख है। हमने अल्लाह के शुक्र अल्लाह के हुक्म से जो है वो अल्लाह ने हमें इज्जत दी हमारे नंबर स्टूडेंट डबल हो गए सर लेकिन हमारा खर्चा अब भी 1 लाख ही है। सर फिर ऐसा टाइम भी है कि हमारे स्टूडेंट 3 4 50 गुना बढ़ गए सर हमारा अब भी कॉस्ट 1 लाख ही है। तो इसका मतलब ये कि सर हमारे पास ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास कॉस्ट 2 टाइप की है सर बिहेवियर के हिसाब से। या तो हम एक्टिविटी करेंगे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे ज्यादा यूनिट कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे कॉस्ट चेंज होगी या कॉस्ट चेंज नहीं होगी। जो चेंज होगी वो वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज नहीं होगी वो फिक्स कॉस्ट। वो सारी कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ जाए क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट। वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से चेंज ही ना हो हिले ही ना मुर्दा हो जिंदा लाश हो जितना आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर दो वो अपनी जगह पे वैसी की वैसी रहे वो क्या कहलाएगी वो कहलाएगी फिक्स कॉस्ट। ऐसा अब ये याद रहेगा सर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। अच्छा अब मुझे एक चीज ये बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों कि मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है। बड़ा आसान है सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप लें और उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। सर टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी। सर टोटल फिक्स कॉस्ट सीधी सीधी अमाउंट होती है ये नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह से मल्टीप्लाई नहीं होती। जैसे 1 लाख का रेंट है आपके स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं कॉस्ट अभी भी कितनी है 1 लाख। ऐसा सर ये आई होप आपके जहन में रहेगा कि वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़े वेरिएबल कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से ना बढ़े वो फिक्स कॉस्ट अमाउंट में फिक्स रहती है। ठीक है जी आपको डे 1 से पता है सर ये कॉस्ट है सीधी सीधी कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपए तो नंबर ऑफ यूनिट जैसे बढ़ते जाएंगे कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। सर आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आए जरा इस पर कुछ क्वेश्चंस करें कुछ प्रैक्टिस करें और एक स्टेप आगे बढ़े सर। चलिए जी सर हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। देखते हैं सवाल में है क्या। ये कह रहे हैं जनाब HPL मैन्युफैक्चर्स HPL एक कंपनी का नाम होगा मैन्युफैक्चर्स एक्सटर्नल कीबोर्ड्स फॉर कंप्यूटर्स। ठीक है जी हम कंप्यूटर्स के कीबोर्ड्स बनाते हैं। ठीक है जी फॉर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। ठीक है ईच कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। अब बताएं जी एक कीबोर्ड में 104 कीज़ हैं 2 कीबोर्ड्स में 208 कीज़ होंगे 3 कीबोर्ड्स में सर मे बी 612 कीज़ होंगी। तो जितने ज़्यादा कीबोर्ड्स उतनी ज़्यादा कीज़। ठीक है द कंपनी परचेजेस कीज़ फ्रॉम अ लोकल वेंडर एट 2.75 पर की। और हम हमारे जो की परचेज करते हैं वो हम प्रोड्यूस नहीं करते परचेज करते हैं। ठीक है जी अदर कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इंटरनली। और जो कीबोर्ड में अदर कंपोनेंट्स होते हैं ना जैसे कीबोर्ड का ये तख्ता है और ये सारी चीज़ें और पीछे की चीज़ें ये सारी जो है वो हम बाहर मार्केट हम खुद इंटरनली प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कीबोर्ड की जो कीज़ हैं 104 कीज़ जो है वो हर कीबोर्ड के अंदर हम जो डालते हैं वो हम बाहर से परचेज करते हैं। ठीक है
सर कीबोर्ड प्रोडक्शन इन द लास्ट 4 months आर एज अंडर। सर 4 महीनों में सर जो कीबोर्ड्स प्रोड्यूस हुए हैं 1470, 1500 कीबोर्ड्स, 1580 कीबोर्ड्स और 1950 कीबोर्ड्स। आपसे कहा जा रहा है बताएं इन कीबोर्ड्स के ऊपर जो कीज़ हैं उस पर कितना खर्चा आया। तो एक एक करके हम जाते हैं सर। हमें सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फंक्शन पता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए मुझे एक बात बताई गई है कि एक की 2 रुपये 75 पैसे की है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ कीज से ताकि मुझे क्या मिल जाए, टोटल कॉस्ट। तो मुझे बताएं जुलाई के महीने में, गौर सुनना दोस्त, जुलाई के महीने में कितने कीबोर्ड्स प्रोड्यूस हुए? कितने कीबोर्ड्स प्रोड्यूस हुए सर? 1470। प्यारे बच्चों, हर कीबोर्ड में जो कीज हैं, कीज पर बोर्ड, एक बोर्ड में कितनी कीज है सर? 104। तो बताओ कि टोटल कीज कितनी है? टोटल कीज, टोटल जो हमने ये जो बटन है टोटल कितने में हमने खरीदे होंगे सर जुलाई के महीने में? 1470 मल्टीप्लाई बाय 104, यहाँ गया जी 152,880 कीज। हाँ भैया ये कीज आ गए। अब बताएं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक की कितने की है? 2.75। तो मुझे बताओगे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर? सर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 2.75 से तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी 420। याद रखिएगा एक की कॉस्ट को नंबर ऑफ कीज से मल्टीप्लाई करोगे, एक किलोमीटर की कॉस्ट को नंबर ऑफ किलोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे, एक घंटे की कॉस्ट को नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ 2.75 एक कीबोर्ड की कॉस्ट नहीं है, एक की कॉस्ट है। ठीक है जी। अब बताएं जुलाई के बाद आपके पास आता है सर अगस्त का महीना। मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा अगस्त में आपने कितने कीबोर्ड्स बनाए? 1500। ठीक है जी। एक कीबोर्ड में कितनी कीज? 104। तो 1500 कीबोर्ड्स में कितनी कीज आपने परचेज की होंगी सर? 1,56,000 कीज। एक की कितने की आती है भैया? 2.75 मल्टीप्लाई कर दें जी। बताएं टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी जी? 4,29,000 रुपए की कीज आ गई सर। फिर अगस्त के महीने के बाद, अगस्त के बाद सर सितंबर। बताएं सर मेरे पास नंबर ऑफ कीबोर्ड्स सर 1580। सर मेरे पास कीज 104 हर कीबोर्ड के अंदर। सर ये मेरे पास आ गया 164,320 कीज। ठीक है जी। एक की कितने की है जी? 2.75 मल्टीप्लाई करना जी। सर मेरे पास ये आता है जनाब 451 सर 880। ये आगे सर नंबर ऑफ कीज। फिर सितंबर के महीने के बाद सर मेरे पास अक्टूबर का रिजल्ट भी आ रहा है। सर अक्टूबर में हमने 1950 कीबोर्ड्स बनाए। वेरी गुड जी। डिमांड बढ़ती जा रही है कीबोर्ड्स की बाय द पैसेज ऑफ टाइम। ऐसा कीज कितनी है सर हर कीबोर्ड में? 104। यार सर 202,800। सर मेरे पास 2.75। सर 557700। ये आती है सर मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फंक्शन ये देखा कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। एक की कॉस्ट कितनी है उसको नंबर ऑफ कीज से मल्टीप्लाई कर दें। एक की कॉस्ट कितनी है उसको नंबर ऑफ कीज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। कर लोगे ये सवाल, देख लोगे हिसाब किताब। बहुत ही बच्चों वाला टुच्चा सा नन्ना मुन्ना मासूम सा पप्पू सा सवाल आप लोगों को मैंने दिया है। इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट और टेक्निकल चीज नहीं मैंने डाली। बड़े एक स्टेप आगे चलिए जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और देखते हैं जनाब, और वो है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। देखें आम तौर पे फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट पे बेस नहीं होती है, यानी आप जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाएं फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे रहेगी।
ठीक है जी। आए ज़रा इस फिनोमेना को हम थोड़ा सा मज़ीद इलेबरेट करने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करें सर एक होटल है, चाय का होटल है, ठीक है जी, और साल का पहला महीना है, ठीक है जी। चाय के होटल में जो चाय बनती है, एक चाय सर मैं उसको नाम दे रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक चाय बनती है सर 25 रुपए की। कितने की बनती है? 25 रुपए की एक चाय बनती है। सर हमने पूरे महीने में जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए, जो चाय प्रोड्यूस की, वो प्रोड्यूस की 10,000। 10,000 चाय हमने बेची। बताओगे सर मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 25 इंटू 10,000, यह आ गई जी मेरे पास 2.5 लाख। गौर से देखना, ये सर चाय बनाने का खर्चा था। सर हमने रेंट भी पे किया, जिसको हम क्या नाम देते हैं? फिक्स कॉस्ट। अज्यूम करो जी फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख रुपए का रेंट था। तो कोई मुझसे पूछे कि चाय का होटल चलाने की पूरी कॉस्ट क्या है, तो मैं कहूंगा जी 1.5 लाख का रेंट और 2.5 लाख रुपए चाय बनाने पे लग गए। ये 2.5 लाख रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं जितनी चाय बनेगी, लेकिन 1.5 लाख ऊपर नीचे नहीं होगा। अब बताएं सर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है जी? सर हमारी टोटल कॉस्ट है 4 लाख। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि जो आपकी टोटल कॉस्ट है 4 लाख रुपए की, भाई 4 लाख रुपए का खर्चा करके आपने बनाया क्या? हम कहेंगे 4 लाख का खर्चा करके हमने 10,000 चाय बनाई। तो 10,000 चाय बनाई, लगभग टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आपको पड़ी? तो मैं कहूंगा जी टोटल कॉस्ट पर यूनिट पड़ी 4 लाख डिवाइडेड बाय 10,000। हमें एक चाय लगभग एवरेज 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 एक चाय हमें पड़ गई कितने की? 40 रुपए की। ये हमारी जी टोटल कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपए की एक चाय पड़ गई। हमने में भी 50-60 रुपए में बेची हो, ठीक है जी। अब इस 40 रुपए में फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है, फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है। सर कैसे? सर इस 40 रुपए में एक चाय की 25 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट शामिल है, और सर इस चाय में सर आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी 1.5 लाख की, उसको आपने सर 10,000 यूनिट से डिवाइड कर दिया, और आपको पता चला जी आपको लगभग एक यूनिट पे 15 रुपए का फिक्स कॉस्ट पड़ा है। एवरेज एक यूनिट पे 15 रुपए का फिक्स कॉस्ट पड़ा है। हम देखना चाहते हैं कि जी हमारे चाय पे एक यूनिट पे लगभग कितने रुपए की कॉस्ट आई है। तो मैं कहूंगा जी रेंट अगर डाल दो, 1.5 लाख का रेंट, 10,000 चाय के कप बने। अच्छा ये याद रखना, रेंट हम 15 रुपए पे नहीं करते हैं, रेंट हम 1.5 लाख ही पे करते हैं। 10,000 यूनिट पे स्प्रेड किया ताकि हम ये मालूम कर लें आसानी के लिए कि हमारी कॉस्ट कितनी है। तो सर मैं कहूंगा जी 25 रुपए वेरिएबल कॉस्ट जो इनकर हुई है, और 15 रुपए की फिक्स कॉस्ट जो एलोकेट हुई हुई है। ठीक है जी, एलोकेट का मतलब है अंदाजे से हमने अंदाजा लगाया कि अगर 1.5 लाख का रेंट है और हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं, तो लगभग एक चाय के कप पे हमें 10-15 रुपए का जो है वो फिक्स कॉस्ट इनकर हो रहा है। ठीक है जी, इनकर नहीं होता, याद रखिएगा फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख की इनकर होगा, चाहे आप यूनिट 10 की जगह 15 कर दो। अब मुझे एक बात बताएं, जनवरी के बाद फेब का महीना आया, खुद एक बात बताओ मेरे बच्चों, चाय अब भी 25 रुपए की बनती है, लेकिन यूनिट इस दफा हमने 15,000 कर दिए, 15,000 यूनिट बने। ठीक है जी, बताएं मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 25 इंटू 15,000, ये आ गई जी 3,75,000। लेकिन सर मेरा जो रेंट है वो अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा, कितना? 1.5 लाख कांस्टेंट, अपनी जगह कांस्टेंट, ऐसा। अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूं 375 प्लस 1.5 लाख, ये मेरे पास आता है सर 5,25,000, ऐसा। अब बताओ जी 5,25,000 में आपने क्या बनाया जी? 15,000 कप मैंने बनाया, 15,000 कप चाय बनाई, कितनी? 5,25,000 में। तो सर टोटल कॉस्ट निकाल लें, 5,25,000 डिवाइडेड बाय सर 15,000 चाय के कप, तो सर मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आती है 35। ओ भाई ये गिर क्यों गई? पहले तो 40 थी, गिर क्यों गई? सर गिरने का रीजन है, गिरने का रीजन है सर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आज भी 25 रुपए, वो चेंज नहीं हुई। लेकिन हाँ सर, जो 1.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट थी, जो पहले 10,000 यूनिट पे फैल रही थी, स्प्रेड आउट हो रही थी, अब मेरे पास सर 15,000 यूनिट पे स्प्रेड आउट हो रही है, और मेरे पास एक यूनिट पे लगभग 10 रुपए का फिक्स कॉस्ट नजर आ रहा है, 10 रुपए का फिक्स कॉस्ट नजर आ रहा है। इसका मतलब तो ये कि सर आप जितने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, आपके एक यूनिट की टोटल कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी, एक यूनिट की टोटल कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी। उसका रीजन क्या है? देखिए फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे कांस्टेंट रहती है,
ठीक है जी। आप जब इसको डिवाइड करते हो नंबर ऑफ यूनिट से और नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये अपनी जगह पे कांस्टेंट रहा है, तो कॉस्ट पर यूनिट नीचे आना शुरू होती है। इसका मतलब है सर फिक्स कॉस्ट जो हम फैक्ट्री में पे करते हैं, हम जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे हमारी एक यूनिट की कॉस्ट कम होती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, सीधी बात है यार। जब आप एक जगह किराए पे ले चुके हो, दबा के यूनिट प्रोड्यूस करो, आपकी जो है वो किराए की कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पे स्प्रेड आउट हो जाएगी और काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए सर वो बिजनेसेस जो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं वो इस लायक होते हैं, इस काबिल होते हैं कि उनकी कॉस्ट पर यूनिट छोटी हो जाए और वो सर कम सेलिंग प्राइस चार्ज करें और कंपटीशन में आगे रहें। ऐसा। अब मुझे खुद एक बात बताओ, अगर मैं कहूं जी मार्च का महीना भी है यहाँ पे, मार्च के महीने में सर हमने एक यूनिट की सर वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपए ही है। सर हमने मार्च के महीने में सर 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरी जो कॉस्ट पर यूनिट आनी चाहिए 40 से तो 35 हो गई है, 35 से कम हो जाएगी? हाँ, और कम हो जाएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख है, नंबर ऑफ यूनिट्स और बढ़ रहे हैं, तो आपकी एक यूनिट की जो टोटल कॉस्ट है वो रिड्यूस होती जाएगी। मुझे बताएं सर मैं क्या करूं सर? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी? 20,000 इंटू 25, 11 जी 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट आप देखें लगातार इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे अनचेंज। अब बताएं टोटल कॉस्ट कितनी होगी जी? 6.5 लाख। भाई 6.5 लाख रुपयों में आपने सर कोई 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो अगर उसको मैं डिवाइड करता हूं 20,000 से मेरे बच्चों, तो मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आती है सर 32.5। अब बताएं सर ये कॉस्ट और कम हो गई, ये कॉस्ट और कम हो गई, इसके अंदर सर क्या शामिल है? 25 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट, और इसी कॉस्ट के अंदर क्या शामिल है सर? सर मेरी 1.5 लाख रुपए की जो फिक्स कॉस्ट है, अब वो स्प्रेड आउट हो रही है, स्प्रेड आउट हो रही है सर 20,000 यूनिट पे, तो सर मेरे एक यूनिट पे 7.5 रुपए की फिक्स कॉस्ट आती है। इसका मतलब ये कि सर आप जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, सर आपकी फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगी और आपकी कॉस्ट पर यूनिट नीचे आना शुरू होगी। ऐसा। तो सर हमारे पास एक छोटी सी थ्योरी आ गई। ठीक है जी, थ्योरी क्या है जनाब? कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज, या टोटल कॉस्ट पर यूनिट की बात हो रही है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज एज वॉल्यूम इंक्रीजेज। ये इंक्रीज है, ठीक है, इंक्रीजेज बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज एलोकेटेड ऑन मोर यूनिट्स। ठीक है जी, जितने ज्यादा यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट फैलाओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उतनी कम हो जाएगी और एज अ रिजल्ट ओवरऑल टोटल कॉस्ट पर यूनिट आपकी नीचे आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताएं सर, वेरिएबल कॉस्ट अपनी जगह पे 25 ही है, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है? तब्दील होती जा रही है सर, पर यूनिट रिड्यूस होती जा रही है जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाओगे। अब मेरा एक सवाल है सर, बड़े बच्चों वाला सवाल सर, इसी जो ऊपर एग्जाम्पल है, मैं कहता हूं जी आपने होटल का रेंट पे किया 1.5 लाख, ये रेंट है आपका फिक्स्ड। एक कप बनाऊंगा ना, एक कप, तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, कप एक ही बनेगा। 2 कप बनाऊंगा तो मैं कहूंगा जी 75,000 रुपए पर कप बना। ऐसा। अब बताएं जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बढ़ाते जाओगे ये कॉस्ट अपनी जगह पे फिक्स्ड कांस्टेंट है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाओगे सर एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट, एक यूनिट में जो एलोकेट हो रही है फिक्स कॉस्ट, वो क्या होती जाएगी? वो बतदरीज कम होती जाएगी। इसका मतलब हमारे सामने एक थ्योरी आ गई कि सर एक कंपनी की जो टोटल कॉस्ट होती है, एक कंपनी की जो टोटल कॉस्ट होती है वो कैसे निकाली जाती है? वो निकाली जाती है सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इससे आ जाती है सर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हम ऐड कर देते हैं सर क्या चीज? टोटल फिक्स कॉस्ट, सर वो आ जाती है हमारी। ये टोटल ऐड होके क्या हो जाते हैं सर? ये हमारे हो जाते हैं जनाब टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट को जब मैं नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करता हूं सर, तो हमारे पास आती है सर
टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा। और याद रखिएगा ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ये रिड्यूस होती जाएगी। पक्का? सर आपको दूं एक छोटा सा क्वेश्चन, आप मुझे निकाल के देंगे टोटल कॉस्ट पर यूनिट, और ये मुझे एक्सप्लेन कर सकेंगे कि कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस क्यों होती जा रही है? आए जरा देखते हैं जनाब। चलें जी सर, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जनाब। इस क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे, देन फिर आप वीडियो पॉज करके पहले इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप जो है वो वीडियो खोल के इसका सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है जी। ये कह रहे हैं जनाब, होज़ैमा लिमिटेड प्रोड्यूसेस मेटल कैंस, ठीक है जी, हम मेटल कैंस बनाते हैं सर फॉर फूड प्रोसेसिंग कंपनीज। बहुत सारी फूड कंपनीज हैं जो अपने जो फूड बिजनेस है उसको इस तरह करना चाहती है कि प्रिजर्व रख के, यानी एक डब्बे में बंद करके फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए जो है वो उसको काबिल इस्तेमाल रखें। जैसे पाइनएप्पल्स वगैरह आते हैं, आपने देखा होगा टिन में बंद होते हैं, तो हम इस तरह के मेटल कैंस बना रहे हैं और फूड प्रोसेस करेंगे, उसके अंदर डालेंगे ताकि वो लंबे अरसे तक चलें। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर इनकर्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट। अच्छा जी, बड़ा आसान मामला। चलिए एक काम करते हैं सर, निकालना क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकलेगी जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट? सर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे निकलती है कि हम लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स और उसको मल्टीप्लाई कर देने किससे, कॉस्ट पर यूनिट से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो हमें मिल जाती है जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वो कह रहे जी टोटल फिक्स कॉस्ट पर क्वार्टर, ये तो ऑलरेडी दी हुई है, सीधी सीधी दी हुई है, तो सर हम इसमें ऐड कर सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट के बारे में वो कह रहा है, फिर आप एक काम करें, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके इसको, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके इसको क्या निकाल लें, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास क्वार्टर कितने हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। आप इस वीडियो को यहाँ रोकिए, इसको खुद अटेम्प्ट करें और फिर सर इस वीडियो को खोल के इसका सोल्यूशन देखें सर, ठीक है जी। पॉज कर लें आप इसको। चलें जी सर, इसको हम देखने जा रहे हैं जनाब। हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स 16,500, 19,500, बहुत बच्चों वाले सवाल आते हैं ये, 23,400 और 28,600। सर मेरे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 15, 15, 15 और 15। कोई बता सकता है जी मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हर क्वार्टर की? सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं जी, 16,500 मल्टीप्लाई बाय 15, या था जी मेरे पास 247,500। सर 19,500 इंटू 15, या था मेरे पास सर 292,500। सर 23,400 इंटू 15, 3,51,000। और मेरे पास सर 28,600 इंटू 15 इज 429,000। डन। अब इसके बाद जी टोटल फिक्स कॉस्ट लगातार 133,500, हर क्वार्टर की फिक्स कॉस्ट सेम और होनी भी चाहिए। अच्छा जी, आप बताएं जी कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? इन दोनों को ऐड कर देना आपने, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। निकालें जरा जी, टोटल कॉस्ट कितनी है जी, 247,500 प्लस 133,500, या था मेरे पास सर 381,000। भाई 381,000 की टोटल कॉस्ट लगा के आपने 16,500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब बताएं एक यूनिट आपको लगभग कितने का पड़ गया, वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ये पड़ गया आपको सर कोई 23.09 पे, कितने पे, 23.09 पर यूनिट। इसमें 15 रुपए वेरिएबल है, बाकी पोर्शन जो है वो फिक्स कॉस्ट एलोकेट हुई हुई एक यूनिट के ऊपर। डन। इसी तरह सर मेरे पास 292,500 प्लस 133,500, ये मेरे पास आते हैं जनाब 426,000। भाई ये 4,26,000 का खर्चा करके आपने बनाया क्या? सर मैंने 19,500 यूनिट बनाया। अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं 19,500 से, तो मेरे पास एक यूनिट मुझे लगभग थोड़ा सा सस्ता पड़ा, 21
31.84 मुझे बताएं ये क्यों, ये सस्ता क्यों पड़ा? इसलिए कि सर फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे कायम और दायम है, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा देने से एक यूनिट पे जो फिक्स कॉस्ट एलोकेट हुई वो थोड़ी हो गई, तो यूनिट सर हमें अब सस्ता प्रोड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी, ऐसा। अब बताएं आगे सर, 351 प्लस 133,500 सर 484,500। अब बताएं नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सर, 484,500 का खर्चा करके आपने 23,400 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो सर मेरे पास डिवाइडेड बाय 23,400 आता है, यह आता है सर मेरे पास कोई 20.7, वाह जी वाह, और कम जी 20.705 या 71, और कम हो गया खर्चा सर, और सस्ता यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे कांस्टेंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा देने से एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कम एलोकेट होती है, ठीक। फिर मेरे पास सर 429,000 प्लस 133,500, यह आता जी मेरे पास 562,500। सर मैं इसको देखूं तो मेरे पास 28,600 यूनिट्स बने हैं और खर्चा आया 5,62,500 टोटल। मेरे पास एक यूनिट मुझे और सस्ता सर 19.66 रुपए का पड़ गया, तो इसका मतलब है सर वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ती है, तो सर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम होती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है जी। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है। आप नंबर ऑफ यूनिट्स को डबल कर दोगे ना तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी, तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हर लेवल पे सेम रहती है। जो फिक्स कॉस्ट है वो नंबर ऑफ यूनिट से जब डिवाइड करोगे तो एक सर्टन कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, लेकिन सर आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा दोगे ना तो आपकी फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी ही रहेगी। इससे क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो सर आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे फिक्स कॉस्ट की वजह से एक यूनिट की कॉस्ट कम होती जाएगी, ठीक है जी। अगर किसी कंपनी की फिक्स कॉस्ट हो ही ना तो जितने यूनिट प्रोड्यूस करे कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहे, पक्का। सर एक और सवाल देख लें आप, बढ़ते हैं सर एक स्टेप और आगे, सर इसको कॉपी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पॉज करके, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी एक छोटा सा क्वेश्चन हम और देखते हैं जनाब, ये कह रहे हैं जनाब जावेदान निहारी लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन गेजिंग यानी कैलकुलेटिंग इट्स कॉस्ट पर प्लेट, यानी इनको एक प्लेट कॉस्ट यानी एक प्लेट कितने की पड़ती है निहारी, ठीक है जी। फॉलोइंग डाटा इज गैदर्ड बाय मिस्टर सलीम द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई वो कह रहे हैं एक जो निहारी की प्लेट है उसमें 26.80 पैसे का 80 पैसे का इंग्रेडिएंट डलते हैं सर, गोश्त वोश्त तेल पानी वगैरह। सर 17 रुपए 25 पैसे हमसे हमारा मजदूर